अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था अनीमिया। आज का लेक्चर जो होगा हमारा वो उससे जितना कल हमने पढ़ा था अनीमिया की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके बाद हमने काजेज़ पढ़ी थी, उसके बाद क्या था कि साइन एंड सिम्टम्स पढ़े थे हमने कि क्या होता है, और क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी अनीमिया की क्लासिफिकेशन क्या है। आज जो हम पढ़ेंगे वो है अनीमिया की डायग्नोज कैसे करेंगे हम अनीमिया को, मतलब अनीमिया है पेशेंट को तो हमें कैसे पता चलेगा, हम कंफर्म कैसे होगा कि इसको वाकई अनीमिया है और किस टाइप का अनीमिया है, कैसा अनीमिया है। तो हम उसके लिए डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोस वे में एक तो हम उसकी पहले हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में क्या होता है कि पेशेंट से पूछते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, पूछते हैं उससे कि आपको कोई ऐसी डिजीज़ जो है वो तो नहीं है जिससे कंटिन्यूसली ब्लड लॉस हो रहा हो और उसकी वजह से अनीमिया हो गया हो। और उसकी डाइट वगैरह के बारे में भी पूछते हैं कि डाइट कैसी लेती है, मतलब उसमें आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है या फिर किसी डिजीज़ की वजह से उसका कंटिन्यूसली ब्लड जो है वो लॉस हो रहा है तो अनीमिया है। जैसे कि डिजीज़ कौन सी हो सकती है, डायसेंट्री है या फिर पेप्टिक अल्सर है या फिर हुकवॉर्म्स होते हैं इनकी वजह से जो है, या फिर पाइल्स होते हैं जिसकी वजह से कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती है तो उस वजह से भी अनीमिया जो है वो हो जाता है। हिस्ट्री लेने के बाद हमें पता चलता है कि कैसा है, और उसके बाद फिर हम इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं। तो इन्वेस्टिगेशंस में जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले हम हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाते हैं। हीमोग्लोबिन से हमें एचबी का लेवल पता चलता है कि एचबी का लेवल क्या है। एचबी जो है हीमोग्लोबिन का लेवल होता है कि हीमोग्लोबिन जो है ब्लड में वो कितनी है। तो नॉर्मल जो होती है वो 12 to 16 होती है फीमेल में, 12 to 16.5 तक नॉर्मल जो होती है, नॉर्मल एचबी कहेंगे जिसको, कि नॉर्मल जो है वो हीमोग्लोबिन 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर जो है वो होती है। लेकिन अगर इससे कम है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था और उसमें अकॉर्डिंग टू WHO कहा था कि अगर जो है वो 11 से कम है या 11 है तो क्या होगा, अनीमिया कंसीडर करेंगे हम प्रेगनेंसी में। तो हम प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि प्रेगनेंसी में जो अनीमिया होता है तो हमने उसको देख के करना है कि कितना एचबी होता है। जो नॉर्मल होगा 11 से ज़्यादा होगा तो तब हम कहेंगे कि अनीमिया नहीं है, लेकिन 11 से कम है तो अनीमिया कंसिडर करते हैं उसको। अब हमने इन्वेस्टिगेशन में देख रहे हैं कि हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाया है, उसमें कितना है 12 to 16 नॉर्मल है, इससे कम आएगा यानी 11 से कम आएगा तो क्या होगा, एचबी कम जो है एचबी कम आएगी तो क्या होगा, अनीमिया होगा। उसके बाद कहते हैं कि टोटल रेड ब्लड सेल काउंट करवाते हैं। टोटल रेड ब्लड सेल काउंट करवाते हैं इसलिए कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं उसी की ही डिस्ट्रक्शन उससे होता है कि जब रेड ब्लड सेल जो है वो ज़्यादा तादाद में डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं तो मतलब नहीं वो पूरी अपनी तादाद में, नंबर्स में भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि उसमें नंबर्स भी पूरे होने चाहिए। नंबर्स भी कम होंगे तो क्या होगा कि वो मतलब नहीं होगा, अनीमिया होगा। तो टोटल रेड सेल काउंट करेंगे। उसके बाद पैक सेल वॉल्यूम है। पैक सेल वॉल्यूम क्या है कि सिर्फ सेल्स का वॉल्यूम जो है उसमें प्लाज्मा को अलग करके सेल्स का वॉल्यूम जो है वो करवाएंगे, पैक सेल वॉल्यूम। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर क्या है, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर जो है वो शेप को देखने के लिए करेंगे कि सेल्स जो हैं रेड ब्लड सेल्स उनकी शेप जो है वो ठीक है। कि सिकल सेल एनीमिया जैसे मतलब शेप जो है वो ठीक नहीं होती मतलब उसकी, तो क्या होता है कि फिर भी वो अपना फंक्शन जो है वो ठीक तरह से नहीं कर पाते। उसके बाद है सीरम आयरन करवाएंगे और सीरम फेरिटिन करवाएंगे। ये दो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रेगनेंसी में। आजकल जो यूज़ होते हैं वो यही होते हैं, सीरम फेरिटिन और सीरम आयरन जो है वो करवाते हैं। हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाते हैं, सीरम आयरन और सीरम फेरिटिन जो करवाते हैं। इससे पता चल जाता है कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है या नहीं। तो उसके बाद कहते हैं कि यूरिन एग्जामिनेशन टेस्ट करेंगे। यूरिन एग्जामिनेशन किस लिए करेंगे, इन्फेक्शन को चेक करने के लिए कि यूरिन में इन्फेक्शन या पस या शुगर तो नहीं आ रहा। इसके अलावा स्टूल एग्जामिनेशन टेस्ट है। स्टूल एग्जामिनेशन टेस्ट से हमें क्या पता चलेगा कि कहीं हुकवॉर्म जो है वो तो नहीं है इंटेस्टाइन में, उसके एग्जामिनेशन से, या फिर ब्लीडिंग जो है वो स्टूल में आएगी या उसमें पस सेल आएंगे तो पता चल जाएगा कि हुकवॉर्म्स जो हैं वो है इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही है तो अनीमिया हो जाता है। तो हम प्रेगनेंसी का अनीमिया पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इसमें सारे टेस्ट करवा के देखेंगे कि अनीमिया है किस वजह से, कि मतलब किस वजह से हो रहा है, आयरन डेफिशिएंसी से हो रहा है या किसी डिजीज़ की वजह से हो रहा है कि अनीमिया जो पेशेंट को है। पहले तो हम उसकी हिस्ट्री लेके किया कि उसको पता, पेशेंट ने हमें खुद बताया है कि मुझे कोई ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से पता चल जाएगा कि अनीमिया है, डायसेंट्री
है या फिर पेप्टिक अल्सर है या हुकवर्म्स या कुछ मतलब पाइल्स वगैरह ऐसी कोई डिजीज़ है जिसकी वजह से हो रहा है, या फिर आयरन डेफिशिएंसी डाइट की सही नहीं लेने की वजह से उसका अनीमिया जो है वो हो रहा है, या फिर मतलब डाइट तो वो ले रही है तो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा उसकी वजह से हो रहा है, तो हम उसको ये डायग्नोज करते हैं इन्वेस्टिगेशन से। ठीक है, अब उसके बाद इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि एनीमिया है तो क्या है, मतलब पता चल जाता है कि एनीमिया पेशेंट को है या नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि कम्प्लिकेशन जो है वो सीवियर एनीमिया। कम्प्लिकेशन क्या होती है, मतलब जो पेचीदगियाँ हो जाती हैं, हम अनीमिया होता है पेशेंट को, हम उसको ट्रीट सही तरीके से नहीं करते तो उससे पेचीदगियाँ हो जाती हैं। हम प्रेगनेंसी का पढ़ रहे हैं तो प्रेगनेंसी में क्या है कि कम्प्लिकेशन सीवियर एनीमिया की क्या क्या कम्प्लिकेशंस हो सकती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग उसमें 4 स्टेजेस हो जाती हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाता है, ड्यूरिंग लेबर हो जाता है, ड्यूरिंग परपीरियम हो जाता है, और उसके बाद बेबी को क्या इफ़ेक्ट होता है, उस पर बेबी के क्या इफ़ेक्ट होता है अगर अनीमिया होता है और हम सही तरीके से उसको ट्रीट नहीं करते तो क्या होता है। कम्प्लिकेशन ऑफ सीवियर एनीमिया में सबसे पहले कहते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में प्री एक्लेम्शिया कहता है हो सकता है, पेशेंट का बीपी जो है वो हाई होना शुरू हो जाता है। उसके बाद इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन हो जाती है, जाहिर है जो है वो एचबी कम होती है तो ब्लड कम होता है, तो जो है वो फाइट करने की जो जर्म्स से ऑर्गेनिज्म से फाइट करने की ताकत जो है वो कम हो जाती है, तो इन्फेक्शन जो है हो जाती है। इसके बाद हार्ट फेलियर है, तो हार्ट फेलियर क्या है कि हार्ट फेलियर हो जाता है, जाहिर है जब जो है रेड ब्लड सेल्स जो हैं या जिससे एचबी बनती है, हीमोग्लोबिन बनती है, तो क्या है वो कम होंगे, तो क्या होगा कि जब वो ऑक्सीजन जो है वो हार्ट तक सही तरीके से नहीं लेके जाएंगे तो हार्ट जो है वो काम करना छोड़ देगा, हार्ट फेलियर हो जाता है। उसके बाद अबॉर्शन हो सकता है, अबॉर्शन एचबी कम है, उसको मतलब नहीं है उसमें इतनी कैपेसिटी कि वो अपने जो है कॉन्सेप्शन वो है फीटस है उसको सही तरीके से कर सके, उसको भी ब्लड फीटस को भी सही तरीके से ब्लड नहीं पहुंचता, तो क्या है कि अबॉर्शन हो जाता है। ड्यूरिंग लेबर है नेक्स्ट। ड्यूरिंग लेबर क्या होता है कि अब लेबर के दौरान, पहले हमने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या कम्प्लिकेशन हो सकती हैं, अब हम देखते हैं कि ड्यूरिंग लेबर, अब पेशेंट को लेबर में है पेशेंट तो उसके दौरान क्या क्या कम्प्लिकेशन हो सकती हैं। कहते हैं कि यूट्राइन इनर्शिया हो सकता है। यूट्राइन इनर्शिया क्या होता है कि यूट्रस जो है वो काम करना छोड़ देती है, मतलब उसका फेल हो जाता है काम करना, फेलियर टू वर्क यूट्रस का, कि वो एक्सपेल करने में फेल हो जाती है बेबी को, मतलब उसका जो मसल्स होते हैं वो नहीं कॉन्ट्रैक्ट होते जो है, तो इसलिए क्या होता है कि वो काम करना छोड़ देती है, तो क्या बेबी को या फीटस को एक्सपेल करने में नाकाम होती है। तो उसके बाद और दूसरे नंबर पे क्या कहते हैं पीपीएच जो है, पीपीएच क्या होता है पोस्टपार्टम हेमरेज, बेबी डिलीवर हो जाता है उसके बाद पेशेंट को हेमरेज जो है वो शुरू हो जाती है, तो उसको पीपीएच कहते हैं, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। कार्डियक फेलियर है, कार्डियक फेलियर का मैंने आपको बताया कि मसल्स को सही तरह से ब्लड के रेड के हार्ट के मसल्स को सही ब्लड नहीं पहुंचता, तो कार्डियक फेलियर हो जाता है। शॉक जो है, पेशेंट जो है वो ब्लड कम होने की वजह से शॉक में चली जाती है, यानी उसका बीपी जो है वो लो हो जाता है और पेशेंट शॉक में चली जाती है। नंबर 3 पे कहते हैं ड्यूरिंग परपीरियम। ड्यूरिंग परपीरियम क्या होगा, परपीरियम जो पीरियड्स मैंने आपको बताया हुआ है कि परपीरियम क्या पीरियड होता है, डिलीवरी के बाद 40 डेज़ तक जो पीरियड होता है उसको परपीरियम का पीरियड कहते हैं। तो उसमें क्या हो सकता है अगर पेशेंट अनीमिक है तो, यानी पेशेंट को अनीमिया है, पर्परल सेप्सिस हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकती है पेशेंट को। उसके बाद कहते हैं कि सब इन्वोल्यूशन हो सकती है, सब इन्वोल्यूशन डिलीवरी हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि यूट्रस जो है वो अपनी सही हालत में जल्दी नहीं आती, जैसे इन्वोल्यूशन का हमने पढ़ा था कि यूट्रस जो है वो सही का अपनी सही हालत में आ जाना। तो क्या है कि जब सब इन्वोल्यूशन है तो यूट्रस जो है वो सही तरीके से वापस अपनी सही हालत में नहीं आती, कब जब उसको सीवियर अनीमिया होता है पेशेंट को। तो उसके बाद कहते हैं फेलिंग लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या है कि बेबी के लिए फीड जो होती है, जो ब्रेस्ट जो है वो सक्रीट करती हैं, ब्रेस्ट में जो एल्वोलाई होते हैं वो जो है वो सक्रीट करते हैं, तो क्या है कि कहते हैं कि वो सही तरह से नहीं हो पाती अनीमिया होने की वजह से, फेलिंग लैक्टेशन है। उसके बाद पर्परल वीनस थ्रोम्बोसिस है। पर्परल वीनस थ्रोम्बोसिस क्या होगी कि वेन्स में जो है वो ब्लड के क्लॉट बन जाते हैं, तो ये पर्परल वीनस थ्रोम्बोसिस हो जाता है। उसके बाद कहते हैं कि बेबी पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, तो बेबी के क्या इफेक्ट पड़ेंगे एनीमिया की वजह से, कि बेबी को ब्लड जो है वो कम पहुंचेगा, आरबीसीज जो हैं वो कम होंगे, एचबी कम होगी, तो ब्लड जो है वो बेबी को कम पहुंचेगा, तो क्या होगा बेबी लो बर्थ वेट होगा। और दूसरा ये है कि आईयूडी हो जाता है। कहते हैं कि अगर बहुत सीवियर एनीमिया है पेशेंट को तो क्या होगा कि बेबी जो है वो उसको सही
ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन जाती है, तो वो सही तरह से उसको ब्लड नहीं मिलेगा और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बेबी का इंट्रायूट्राइन ही डेथ हो जाएगी। ठीक है। अगर अब ये हमने कॉम्प्लिकेशन पढ़ी है सुयर एनीमिया की, कि अगर हम उसको ट्रीट नहीं करते तो क्या होती हैं कॉम्प्लिकेशन, ये हो सकती हैं। अब हम मैनेजमेंट पढ़ते हैं कि नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगी अनीमिया की, जो है प्रेगनेंसी के दौरान। अनीमिया की प्रेगनेंसी के दौरान अनीमिया की क्या मैनेजमेंट होगी। सबसे पहले हम कहते हैं कि अनीमिया जो है वो 3 टाइप्स में डिस्क्राइब किया जाता है। नंबर 1 पे माइल्ड अनीमिया होता है, नंबर 2 पे मॉडरेट होता है और नंबर 3 पे क्या है कि सीवियर अनीमिया होता है। जो माइल्ड अनीमिया है हम उसको कैसे करेंगे, और मतलब सबसे पहले हम पेशेंट को कहेंगे कि अपना पेशेंट जब विज़िट पे पेशेंट जब आती है हमारे पास तो हमने उसको क्या कहना है कि आपने रेगुलर विज़िट करना है, चेकअप अपना करवाने के लिए रेगुलर विज़िट करना है। क्लिनिक पे जिस जगह पे भी जाती है तो रेगुलर चेकअप के लिए उसको एडवाइस करना है पेशेंट को। नंबर 2 पे क्या करना है कि पेशेंट को हमने एडवाइस करना है, क्या उसका करना है कि मतलब जिस टाइम पे वो आई है विज़िट के लिए उस टाइम उसकी HB चेक करनी है, उसके बाद 28 वीक्स पे और उसके बाद 36 वीक पे HB लेवल जो है वो चेक करना है कि मतलब उसको हम जो भी थेरेपी दे रहे हैं, चाहे वो डाइट की थेरेपी है, चाहे डाइट आयरन डेफिशिएंसी है तो डाइट की वजह से डाइट थेरेपी दे रहे हैं या फिर ओरल थेरेपी दे रहे हैं या फिर इन्फ्यूजन दे रहे हैं, जो भी चीज़ें, तो हमने क्या है कि चेक करना है उसका HB लेवल जो है वो चेक करते रहना है। उसके बाद कहते हैं कि पेशेंट को बैलेंस डाइट का एडवाइस करना है। बैलेंस डाइट क्या, जिसमें प्रोटीन, विटामिन्स और आयरन जो है वो ज़्यादा हो। अब वो फूड जो है वो पेशेंट को बताने कि आपने ये फूड लेनी है। कौन कौन सी फूड हो जाती है, जैसे कि लिवर है, फिश है, एग है, मीट है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है, तो पेशेंट को वो एडवाइस करना है कि आप वेजिटेबल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो लें। उसके बाद ग्राउंड नट्स आ जाते हैं वो लें, बीन्स हैं वो लें, तो उससे आपकी जो न्यूट्रिशन की आयरन की डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाएगी। या फिर विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, तो वो भी उसको एडवाइस करना है कि मीट ले। अगर जिस टाइप की हमने एडवाइस वो करके डायग्नोज किया है कि एनीमिया इस टाइप का है तो हमने उसको वो देना है कि माइल्ड है एनीमिया तो हमने उसको ये चीज़ें देनी है। प्रोटीन है कम तो प्रोटीन देनी है, विटामिन्स कम है तो विटामिन्स देने हैं, और अगर ये आयरन कम है तो हमने आयरन की ज़्यादा जो है वो देना है। और अगर मतलब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उसको तो हमने क्या करना है, उसको आयरन सप्लीमेंट देने हैं। आयरन सप्लीमेंट क्या होते हैं, जो कैप्सूल या टैबलेट फॉर्म में हम देते हैं वो पेशेंट को देते हैं कि आयरन जो है वो उसका अगर डाइट से पूरा नहीं होता तो क्या है उसके आयरन जो है सप्लीमेंट से उससे पूरा होगा। तो वो क्या होते हैं, टैबलेट और कैप्सूल। टैबलेट जो हैं वो कौन सी होती हैं, फेरस सल्फेट के नाम से टैबलेट होती हैं, या फिर और भी इसके मतलब नेम है जिससे जो देते हैं। तो फेरस सल्फेट जो ज़्यादा यूज़ होती है वो फेरस सल्फेट है, तो कैसे वो 1 टैबलेट TDS में देते हैं। और अगर ज़्यादा अनीमिया है तो फिर 2 टैबलेट दे सकते हैं, मैक्सिमम उसको 6 टैबलेट्स एक दिन में दे सकते हैं। 2 टैबलेट्स 3 टाइम आ डे, मतलब एक दिन में 3 टाइम में दे सकते हैं 2 टैबलेट्स। और क्या है उसके साथ जो है वो फॉलिक एसिड जो है, फॉलिक एसिड टैबलेट देते हैं। फॉलिक एसिड टैबलेट जो है वो 1 mg की कहते हैं कि वो देते हैं। और उसमें कहते हैं कि अगर हमने इसको पेशेंट को एडवाइस करना है कि आपने ये कंटिन्यूस लेनी है टैबलेट। अगर पेशेंट की माइल्ड एनीमिया है और पेशेंट की डिलीवरी भी हो जाती है तो उसके बाद भी उसको कहना है कि 3 मंथ्स तक आप जो है वो ये टैबलेट यूज़ करें। और उसके बाद उसको एडवाइस करना है कि आपने मतलब फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसी से अवॉइड करें, कि ये मतलब जैसे मतलब कम इंटरवल में प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी 1 साल 2 साल में, तो उसको एडवाइस करना है कि कम से कम जो है 3 इयर्स का इंटरवल जो है वो प्रेगनेंसी में ज़रूर हो, ताकि तो अपनी जो है मदर्स जो है वो अपनी सेहत को अपने अंदर आयरन को जो है वो रिज़र्व कर सके उतने टाइम में। और बेबी के लिए भी अच्छा होता है कि बेबी को लैक्टेशन जो है, फीड जो है, मदर फीड जो है वो मिल सके। तो ये हो गया माइल्ड एनीमिया का। अब हम कहते हैं कि मॉडरेट एनीमिया है, मतलब थोड़ा ज़्यादा है, मतलब अगर हमने 11 से कम कहा था कि 11 से अगर कम है तो माइल्ड एनीमिया होगा, लेकिन अगर 10 से कम है तो हम उसको मॉडरेट में रख लेंगे कि मॉडरेट है। तो मॉडरेट में हम क्या करते हैं, पेशेंट का HB लेवल चेक करते हैं उसमें, और अगर 10 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो क्या करेंगे, पेशेंट को एडमिट करेंगे। पेशेंट को उसके लिए क्या करना पड़ता है, अगर पेशेंट को मतलब एडमिट करेंगे किस लिए, एक तो उसको देखने के लिए कि
कि उसका अनीमिया जो है वो किस वजह से है, और दूसरा उसको थेरेपी के लिए, इन्फ्यूजन थेरेपी के लिए या फिर पेरेंटल थेरेपी है। पेरेंटल थेरेपी क्या होता है, जो हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस देते हैं या फिर आईवी इन्फ्यूजन्स देते हैं। तो पेशेंट के उस पर डिपेंड करता है कि पेशेंट जो है वो इंट्रामस्कुलर लेना चाहते हैं या फिर जो है वो आईवी इन्फ्यूजन लेना चाहती है, तो हम वो फिर करते हैं। और इसमें इंजेक्शन जो हैं वो जेक्टोफर के नाम से आता है, जो मतलब इस तरह से है, विनोफर के नाम से है। तो ऐसे इंजेक्शन जो हैं, जो इंजेक्शन देते हैं पेशेंट को, इंट्रामस्कुलर देते हैं। और अगर पेशेंट के उस पर डिपेंड करता है कि पेशेंट जो है वो कौन सा मेथड जो है वो कहेगी कि यूज़ करना है, कि मुझे किस चीज़ से कैसा होना चाहिए। अगर कहते हैं कि इंट्रामस्कुलर देना है तो वो कहते हैं कि अपर बटक्स के अपर साइड पे जो है वो देते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है, आउटर और अपर साइड पे, ताकि पेशेंट को जो है वो पेन कम हो, और डीप 2 इंचेस डीप होता है। और जो इन्फ्यूजन लेते हैं तो इन्फ्यूजन का क्या होता है कि 500 ml में वो जो भी इंजेक्शन जो है उस मतलब देना है पेशेंट को, वो 500 ml नॉर्मल सलाइन में मिक्स करते हैं और उसको 10 ड्रॉप्स पर मिनट पे जो है वो चलाते हैं, कि पेशेंट को देना शुरू कर देते हैं कि वो 10 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से। तो अगर मतलब थोड़ा और फिर उसके लिए पेशेंट को चेक करते रहते हैं कि पेशेंट को कोई इसका एडवर्स रिएक्शन तो नहीं हुआ, क्योंकि जो इंट्रावेनस होता है उसका जो है एक्शन जो है वो जल्दी होता है, वो जल्दी काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि डायरेक्ट वेन में जा रहा होता है, ब्लड में जा रहा होता है। तो इसलिए उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो उसको मतलब चेक करें, उसको देखें कि ये कहीं उसको कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं उसका हो रहा, कोई मतलब रिएक्शन तो नहीं हो रहा कि मेडिसिन का, कि एक मेडिसिन हमने दी है तो उसका कोई गलत इफेक्ट तो नहीं हो रहा। तो इस वजह से पेशेंट को क्या क्या वो हो सकता है कि पेशेंट को शिवरिंग होना शुरू हो जाती है अगर रिएक्शन होता है तो, या फिर पेशेंट का बीपी जो है वो लो होना शुरू हो जाता है, या बॉडी पे इचिंग जो है वो शुरू हो जाती है। तो इससे फिर वो स्टॉप कर देते हैं कि पेशेंट को उससे एलर्जी है या पेशेंट को वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उसको ये सारा जो है वो हो रहा है। या फिर उसको थोड़ा देर रेस्ट करके उसको मतलब करना, अगर चलाना भी होगा तो थोड़ा देर पेशेंट को ठीक करेंगे, रेस्ट करेंगे, और उससे भी कम ड्रॉप्स में चलाएंगे, मे भी ज़्यादा तेज़ हो गया हो, जिसकी वजह से पेशेंट को एकदम से जो है वो अंदर पेशेंट के गया है, वेन्स में गया है, डायरेक्ट ब्लड में गया है, तो उससे उसको रिएक्शन हो गया है, तो पेशेंट का वो स्टॉप कर देते हैं फिर जो थेरेपी होती है। तो इसके अलावा फिर कोई और थेरेपी जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये था इंट्रावीनस थेरेपी। और मतलब क्या था कि ये माइल्ड मॉडरेट जो एनीमिया होता है, मॉडरेट एनीमिया है, हम उसमें करते हैं। लेकिन जो माइल्ड है हमने उसमें बैलेंस डाइट से और ओरल थेरेपी से जो था वो हमने ट्रीट किया एनीमिया को, और जो मॉडरेट है हम उससे इन्फ्यूजन दे रहे हैं। लेकिन अगर पेशेंट को बहुत सीवियर, बहुत ज़्यादा एनीमिया है तो उसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। ब्लड अगर पेशेंट का पीपीएच हुआ है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, या एपीएच भी है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, तो पेशेंट को क्या है जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कहते हैं कि ब्लड जो है वो सही मैच होना चाहिए, पेशेंट का ग्रुप और फैक्टर्स जो है वो बिल्कुल सही मैच हो, और दूसरा नंबर पे फ्रेश ब्लड जो है वो लगाना चाहिए पेशेंट को। और वो कैसे लगाते हैं कि वो भी इसी तरह से कि बहुत स्लो, शुरू में बहुत स्लो लगाते हैं, 10 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से ही सेट करते हैं। तो और उसमें भी बहुत ज़रूरी होता है कि पेशेंट के का जो एडवर्स रिएक्शन है उसको चेक करते रहें कि कोई उस पर एडवर्स रिएक्शन तो नहीं हो रहा। तो उसमें पेशेंट को उसमें भी सेम उसी तरह से कि शिवरिंग होनी शुरू हो जाती है, अगर पेशेंट को नहीं मतलब सूट कर रहा तो पेशेंट को शिवरिंग होनी शुरू हो जाती है, और बीपी उसका लो हो जाता है, इचिंग होती है, तो फिर उसको ब्लड को स्टॉप कर देते हैं और पेशेंट को मतलब रिलैक्स करते हैं। पेशेंट को रिलैक्स करना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट जो है वो रिलैक्स रहे।